हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी उसमें मैं आपको जो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बिहाफ पे हम सॉलिड स्टेट को कंप्लीट कर चुके। आज जो हमें अरेंजमेंट के बिहाफ पे सॉलिड स्टेट को आगे कंटिन्यू करना है। तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों आपके लिए यही है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके बच्चों, तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड आयंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बिहाफ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आयंस। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ solids on the behalf of arrangement of atom, ions and molecules जो भी होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए there is the two types, one is crystalline solid, second one is amorphous solid। ओके बच्चों, तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, these particles arranged in a regular manner। These particles arranged in a regular manner in 3D called crystalline solid। अगर इधर हम अमरफस की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो रेगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगी, रैंडमली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रैंडमली अरेंजमेंट और हम क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर। ओके, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D, ओके बच्चों। तो देखो जो अमरफस सॉलिड्स होंगे उसके पार्टिकल्स रैंडमली जो है मैनर में अरेंज रहेंगे, जबकि ये जो एक रेगुलर मैनर्स में एक डेफिनेट जो है मैनर्स में अरेंजमेंट मिलेगी। आगे हम इन दोनों के डिफरेंस जब अब क्लियर करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो चलो इसके डिफरेंस देख लेते हैं कि हम इन दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये अमरफस सॉलिड है। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम इधर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम जो लिख लेते हैं अमरफस। क्लियर है? तो देखिए दिस इज अमरफस, यहाँ पे अमरफस, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, दीज आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर मॉलिक्यूल आयंस एंड एटम्स जो भी जिसकी भी फॉर्मेशन से ये बनेगा, तो ये क्या लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एंड इन अ डेफिनेट पैटर्न, जैसे अभी मैंने बोला था रेगुलर अरेंजमेंट होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं ए, आपका एक एटम ये ए है, फिर आगे आपका आएगा बी, फिर क्या आना चाहिए ए, फिर क्या आएगा बी, यानी कि रेगुलर डेफिनेट अरेंजमेंट। इधर बी, इधर क्या आएगा फिर से ए, इधर क्या आएगा बी, यहाँ पे भी क्या आएगा ए। और ये जो है ऐसे कॉन्टिन्यूसली 3D में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में ये एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। ऐसे देखिए ये यूं, ठीक है। 3D में जो है तीनों डायरेक्शन में जो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जाते हैं, यानी कि शॉर्ट यूनिट नहीं होती, इसकी लॉन्ग यूनिट होती हैं। अगर हम अमरफस की बात करें बच्चों, तो ये जो होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कैसे, जैसे देखिए
और ये जो रेगुलरली मैनर में भी नहीं होते, मैंने अभी बताया था इरेगुलर होते हैं। तो जैसे देखिए आपका ए पार्टिकल आया, फिर से ए आया, फिर आया बी, फिर से ए आ गया, ठीक है, इधर फिर से ए आ गया, इधर बी आ गया, इधर भी बी आ गया, ठीक है, इधर आपका ए आ गया, फिर से इधर आपका बी आ गया। देखिए कि एक रेगुलरिटी बन पा रही है, इधर भी ए आ गया, ये इधर भी ए आ गया, ठीक है, यूं ये ऐसे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक आपको जो रेगुलर पैटर्न दिखाई दे रहा था ए बी, ठीक है, यानी कि केटायन इकेनायन केटायन इकेनायन कुछ ऐसे हो सकता है आपको किसी में क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अगर हम थोड़ा और इजी वे में पढ़ते चले। और जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, देखो ए बी इंफिनिटी तक चलता रहता है, बट यहाँ पे देखिए ए बी एक यूनिट बनी, फिर बी आ गई, फिर ए फिर से एक यूनिट बनी, ये इधर देख लीजिए एक यूनिट ये है, यानी कि रैंडमली फैशन में है, इरेगुलर फैशन आपको अमरफा सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर है। नाउ सेकंड पॉइंट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव high melting point and boiling point, ये तो सॉलिड का होगा ही, बट इट्स वैल्यू शार्प, हम क्या बोल सकते हैं, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसको और थोड़ा इजी वे में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये शो करते हैं। अगर हम अमरफस की बात करें बच्चों, तो ये जो है वेरी करता है, यानी कि यहाँ पे जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल चेंज होता रहेगा बच्चों। वेरिएबल का मीनिंग यहाँ पे दे चेंज होता रहेगा, ठीक है, यानी कि लॉन्ग रेंज मिलेगी आपको। जैसे किसी का मेल्टिंग पॉइंट आपको मिल गया 300 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसके इन बिटवीन, तो यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर आ गया ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी भी सॉलिड का जैसे फिक्स, यानी कि जैसे 1500 डिग्री सेल्सियस, आयरन की अगर हम बात करें तो 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फिक्स टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पे वेरी करेगा, हम फिक्स नहीं बता सकते। ये फिक्स होने की वजह से जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? ट्रू सॉलिड, ठीक है। जबकि ये कैसे बोले जाते हैं? सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज तो दे रहे हैं, देखो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो दे रहे हैं, बट शार्प नहीं दे रहे। कैसा कर रहे हैं? वेरिएबल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं? सूडो सॉलिड्स। क्या होते हैं? सूडो सॉलिड्स। अभी और भी देखते हैं, देखो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज तो देंगे, बट एक्यूरेट जो होनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे। इस अभी जैसे देखो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में थे, ये शॉर्ट में थे, जबकि एक जो है पैटर्न तो रेगुलर या इरेगुलर दे तो रहे थे ना, यानी कि आयंस तो थे ना, वही थे आयंस, पर थोड़ा सिमेट्री में चेंजमेंट आ रहा था, यानी कि जो पोजीशन थी एलिमेंट्स की, एटम्स आयंस के, उसमें चेंज आ रहा था। क्लियर है? तो उसकी वजह से देखो प्रॉपर्टीज तो दे रहे हैं सॉलिड के, बट जो होनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन से और अपने आप को डिफरेंशिएट कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो होते हैं सूडो सॉलिड्स बोले जाते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स बोले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। अब पहले तो मीनिंग समझिए आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी का क्या मीनिंग होता है। आइसोट्रोपी और जो एनाइसोट्रोपी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, उसके अंदर जो है हम काफी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ एक जो प्रॉपर्टीज होती है कॉमन सी, वो होती हैं आपकी जो है आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक्स में हम उसको स्टडी करते हैं। आइसो का मीनिंग होता है बच्चों सेम, आइसो का जो मीनिंग होता है वो होता है सेम। क्लियर है? तो देखो अब ये आइसोट्रोपिक कौन शो करता है और एनाइसोट्रोपिक कौन शो करता है, हमें वो देखना है। तो जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं बच्चों एनाइसोट्रोपिक, प्रॉपर्टीज देते हैं। एनाइसोट्रोपिक यानी कि सेम नहीं होती ये प्रॉपर्टीज, इसकी ये प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। कहाँ पे सेम नहीं होती वो देख लेते हैं। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते, जैसे मैंने अभी बताया था आपका, ये ए आयन है, ये बी है, फिर से ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया? बी,
यहाँ पे क्या आ गया ए, यहाँ पे फिर से क्या आ गया बी, ठीक है, ये आपका फिर से ए। एक और रो हम बना लेते हैं, यहाँ पे आपका ए आ गया, यहाँ पे आपका बी आ गया, यहाँ पे आपका ए और यहाँ पे बी। तो देखो बच्चों, अब हम इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, या फिर जो लाइट है वो कैसे क्या पास होगी। ये सब प्रॉपर्टीज जो है आपकी आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी जो दो वर्ड से ये एक्सप्लेन करेंगे। देखो अगर आप ये एनाइसोट्रोपी क्या होता है, हम चलो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात कर ले बच्चों। अगर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आपने इस डायरेक्शन में मूव कराया तो देखो हम इनको जनरली कैटायन एनायन मान ले, ये कैटायन ये एनायन, ये कैटायन ये एनायन, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, क्या एक गुड कंडक्टर होगा? नहीं होगा कंडक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल कर रहे हैं एक दूसरे के। जबकि आप अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, देखो ये तो ओनली कैटायन मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंडक्शन। क्लियर हो रहा है? इधर नहीं, इधर ए बी, यानी कि कैटायन एनायन कैटायन एनायन एक दूसरे को न्यूट्रल करते जा रहे हैं। इधर से इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, होगा ही नहीं। बट जब ये इधर से जाते हैं तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यू उससे चेंज मिलेगी, ठीक है। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, अगर इधर जाएंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, इधर जा रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। क्लियर हो रहा है? यानी कि यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें अमरफस में, तो जो आपका ये रेंडमली मूवमेंट होता है, जैसे ये बी फिर से ए आ गया, यहाँ पे जो ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है एटम और आयंस का, इसकी वजह से जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं ये क्या रहती हैं, सेम रहती है। क्योंकि ये फील ही नहीं कर पा रही नेचर को किधर क्या कितना है कितना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनका रेंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है उस वजह से। तो इसमें अगर आप इधर जाओगे तब भी वही प्रॉपर्टी मिलेगी, इधर आएंगे तब भी वही मिलेगी, इधर जाओगे तब भी वही प्रॉपर्टी मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी सभी की सभी सेम मिलेंगी, ठीक है। तो जो अमरफस होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे हर डायरेक्शन में जो है इनकी अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। ओके बच्चों, तो देखो अब इनके एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। तो देखो बच्चों, अगर हम इसकी क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो आप NaCl ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, ठीक है, KNO3 ले सकते हैं। ये आपके जो एग्जाम्पल है किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। अब जो ये सूडो सॉलिड्स होते हैं इनके जो एग्जाम्पल आप बात करें तो रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे हैं अमरफस सॉलिड्स के। हैं तो सॉलिड ही ना बच्चों। देखो आपको जो इसकी एक आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी और मैं आपको जनरली अगर बताऊं तो जो ग्लास होते हैं ना, विंडो ग्लास, उसमें आप एक प्रॉपर्टी इजिली देख पाते हैं कि जब आपने न्यू जो है आपने उनको प्रिपेयर कराया है, लगवाया है अपनी विंडो के अंदर, फिट कराया है, तो आपका जो उसका जब सरफेस को टच करते हैं ऊपर से नीचे तक तो वो एक जो है यूनिफॉर्म फेज मिलेगा आपको। बट कुछ सालों के बाद आप क्या देखेंगे कि जो ऊपर से तो वो जो ग्लास होगा वो थिन हो जाएगा और नीचे से थिक हो जाएगा। ऊपर से क्या रहेगा, थिन रहेगा, नीचे से क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों? अगर वो ट्रू सॉलिड होते तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सॉलिड की तो प्रॉपर्टी है ही नहीं फ्लूइडिटी की, जबकि जो ग्लास है उसने जो ग्लास लगा था विंडो के अंदर उसने फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को दे दिया। तो यानी कि कैसे सॉलिड हुए बच्चों, शूडो सॉलिड हुए, ठीक है, झूठे सॉलिड है ये। अब देखो अगर इनको हम एक और नाम से स्टडी कर लेते, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड ये कैसे शो करते हैं, क्या होता है कि अगर आपके जो ए बी जैसे इस टाइप से आपका जो है ये सॉलिड कैसे फॉर्मेशन होती है, ये ऐसे रेंडमली होती क्यों है। आप क्या करेंगे कि जब भी आप इनका एकदम से कंडीशन चेंज करेंगे ना, जब ये लिक्विड फॉर्म में से आपका कोई भी और आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, समझना मेरे पॉइंट को। आपका फॉर एग्जांपल जैसे रबर है, वो लिक्विड फॉर्म में थे, आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आपने उसकी कंडीशन चेंज करेंगे ना टेम्परेचर की, तो जैसे ही आपने एकदम से उसकी कंडीशन चेंज की तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो डेफिनेट पैटर्न में सेट नहीं होते, वो जहाँ पे जो है वो यू के यू जो है एकदम से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इनको सुपर कूल्ड जो है सॉलिड्स भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? जिसकी वजह से देखो अगर एकदम से वो वहीं पे सेटअप आया तो जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन में मिले हमें, किसके, रबर के, ग्लास के, प्लास्टिक के। तो इनको जो है सुपर कूल्ड लिक्विड्स या सॉलिड्स भी हम इनको यहाँ पे बोलते हैं। शूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस वजह से जो ये शूडो सॉलिड भी बोले जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखो अब जो है हम आज की क्लास में अब इतना ही क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी बच्चों। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी
कर लें। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको यूनिट सेल्स की एक ट्रिक बताने वाली हूँ, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, गारंटी के साथ बोलती हूँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।